हेलो स्टूडेंट, आई एम आदर्श तिवारी। वेलकम टू न्यू सर्वोत्तम एकेडमी। बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी केमिस्ट्री के लिए कि केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर नहीं हो पा रहा था, तो आज हम लोग नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में जो भी चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है आपका द्रव तथा उसका वर्गीकरण, मतलब मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जी हाँ, तो सबसे पहले हम मैटर के बारे में जानते हैं कि मैटर क्या चीज़ है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि यूनिवर्स जो है, आपका ब्रह्मांड जो है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहली चीज़ होती है आपका द्रव्य और दूसरा होता है आपकी एनर्जी। पहला होता है द्रव्य और दूसरी क्या चीज़ें होती हैं, एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम द्रव्य के बारे में जानते हैं कि द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या है, मैटर क्या है, व्हाट इज द मैटर पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैटर कुछ नहीं, आप जहां पे हो वहीं पे देखो, सब जगह जो भी ब्रह्मांड है वो सब चीज मैटर से ही मिलकर बना होता है। पहली चीज क्या है कि आप जहां पे बैठे हो, जो भी चीजें आपके आसपास उपस्थित है वो सब मैटर है। जैसे अब मैटर को कैसे आप पहचानोगे, कैसे जानोगे, तो दो चीजें अगर हम आपको बताएं या दो चीजें होती हैं जो मैटर को बताती है कि मैटर है क्या। पहली चीज क्या होती है कि जो भी वस्तुएं आपके पास उपस्थित होंगी उसमें भार होगा, मतलब प्रत्येक वस्तु का क्या होगा, उसमें भार होता है। और दूसरी चीज क्या है, वो स्थान घेरेगी। जैसे यही आप मार्कर लीजिए, मार्कर को आप कुछ मेजर करोगे तो इसका कुछ ना कुछ भार आएगा और ये जहां पे रखा जाएगा वहां पर ये कुछ ना कुछ क्या स्थान घेरेगा। ठीक बात है। अच्छा जी, तो हम पदार्थ के बारे में क्या जानेंगे कि प्रत्येक वस्तु का क्या हो गया भाई, भार हो गया, और दूसरी वस्तु क्या है, यह स्थान घेरती है। ठीक बात, इतनी सी बात थी। और अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आप बताइए एयर, हवा क्या है, हवा, तो हवा भी क्या है, आपका पदार्थ है। क्यों? क्योंकि हवा में भी क्या होता है, भार होता है। ठीक है, और आपसे आपके पास जो भी चीजें आपके आसपास हैं, जैसे आपके पास टेबल होगा, आपके पास चेयर होगी, आपके पास पेन है, आपके पास एक गिलास पानी है, सब चीजें क्या है, मैटर है। दूसरी बात, अब हम ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं कि ऊर्जा क्या है, एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी। तो अगर हम फिजिक्स की भाषा में पढ़ें तो उसका डिफिनेशन कुछ अलग ही निकल के आता है, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ चीजें अलग हो जाती हैं। जैसे फिजिक्स की बात करें कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना, विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, तो केवल आप विद्युत ऊर्जा को महसूस करोगे। कैसे? आप जाओ, प्लग लगाओ, नंगा तार लो हाथ में, वो आपको बता देगा कि है उसमें एनर्जी कि नहीं है। अगर होगी तो कुछ आपको झंझनाहट महसूस होगा या जो भी होगा वो आप फील करोगे। ठीक, तो आप कह सकते हो कि एनर्जी क्या है, एनर्जी में ना तो भार होता है भाई, कोई वेट नहीं होता, कोई मास नहीं होता, और ना ही कोई स्थान घेरती है। अगर भार होता, आप समझो धूप में निकलते, भार होता तो आप लाइट एनर्जी, प्रकाश की ऊर्जा अगर आपके ऊपर पड़ती तो आप क्या होता, नीचे दब जाते। ठीक बात। अगर ये स्थान घेरती, जहां पे पड़ती वो चीजें वहां पर स्थान घेर लेती। ठीक है, तो आप एनर्जी, ऊर्जा के बारे में जानते हो, इसमें ना तो भार होता है और ना ही स्थान होता है। इतनी बात समझ रहे हो। इसको केवल क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो भाई, अनुभव कर सकते हो कि हाँ प्रकाश है तो चीजें हमें दिख रही हैं, अनुभव कर रहे हो, आप फील कर रहे हो कि हाँ यहां मार्कर रखा है। ठीक, अगर अब दूसरी बात करें, इस ऊर्जा और पदार्थ, भाई पदार्थ में क्या है, भार है, और इसमें भार है ही नहीं, तो इन दोनों को कैसे कोरिलेट करें, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो एक वैज्ञानिक आए 1905 आइंस्टीन नाम के, उन्होंने बताया कि ऊर्जा और पदार्थ, मतलब पदार्थ में क्या है, द्रव्यमान, उसमें दोनों में संबंध बता दिया, रिलेशन बताया। तो उन्होंने रिलेशन एक इक्वेशन के द्वारा बता दी। उस इक्वेशन का नाम होता है इक्वल टू mc स्क्वायर, इक्वल टू mc स्क्वायर। ई यहां पर हो जाती है एनर्जी, मतलब ऊर्जा, और m क्या है, आपका मास, जो भी पदार्थ का मास हो, मास ऑफ सब्सटेंस जो भी आप लेते हो, और c आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। अगर हम c की बात करें तो c की वैल्यू पूछी जाती है आपसे, फिजिक्स वाले सर आपको बता चुके हैं। यहां पर c की वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक बात,
इतनी बात आप समझ गए होंगे। कभी कभी क्या करता है, मीटर पर सेकेंड ना देके सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वहां पर वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वहां पर तो हो जाएगा 3 × 10 के पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक बात है। इतनी बात अगर आप समझ गए होंगे तो काफी हद तक आप पदार्थ को क्लासिफाई कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, तो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अगर हम बात करें, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, तो मेनली जो आपके सिलेबस में वो 3 टाइप्स के, ठीक। लेकिन अगर हम थोड़ा और अच्छे लेवल की बात करें तो 5 टाइप के हो जाते हैं। पहली चीज क्या है, अगर आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ा जाए तो वहां पर ठोस है, सॉलिड जिसे बोलते हो, यहां पर लिखी हुई है चीजें सॉलिड, और यहां पर आपका लिक्विड एंड आपका यहां पर क्या हो जाएगा भाई, गैस, ठीक है। लेकिन चौथी और पांचवी क्या है भाई, 3 के बारे में आपने पढ़ाई करी, आपके सिलेबस में है। अगर चौथी पांचवी चीजें पूछी जाए तो आप बता सकते हो, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा होता है बोस आइंस्टाइन। बोस एक वैज्ञानिक थे, आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक थे, दोनों ने मिलकर एक और अवस्था के बारे में बताया, इसीलिए उसे बोल दिया जाता है बोस आइंस्टाइन, ठीक है। तो आपके इस मैटर जो आपका पदार्थ है वो आपके पाठ्यक्रम में जो है वो 3 है, और जो आपके हायर लेवल में पूछा जाता है वो 5 प्रकार के होते हैं। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अगर हम ठोस, द्रव और गैस में कंपैरिजन करें तो चीजें क्या निकल के आती हैं, समझना भाई। ये आपका ठोस है, मार्कर, ये देखो इसका आकार क्या भाई, निश्चित है, इसका आयतन है, मतलब ठोस में जो आकार है और आयतन है वो निश्चित है, मतलब कांस्टेंट है। बोलो हाँ, सही है भाई। शेप और वॉल्यूम क्या होगा, ठोस का निश्चित होगा। लेकिन द्रव के बारे में बात ये नहीं कह सकती हो भाई, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। अब आप ऐसे घर पे बैठ के देखो, 1 लीटर पानी लो, 1 लीटर पानी को एक मग में डालो तो वो मग के आकार का हो जाएगा। 1 लीटर पानी को एक बकेट में डालो, बाल्टी में डालो तो वो बाल्टी के आकार, 1 लीटर पानी को ही आप ड्रम में डालो तो वो ड्रम के आकार का हो जाएगा। बोलो हाँ, सही है। मतलब आपका द्रव जो है उसका आयतन मतलब वॉल्यूम तो 1 ही लीटर है, लेकिन आपका आकार क्या है, अनिश्चित हो जा रहा है। बोलो भाई। अब गैस की अगर हम बात करें तो गैस में दोनों चीजें जो हैं वो अनिश्चित हैं, मतलब ना तो आकार निश्चित है और ना ही उसका आयतन फिक्स है। बोलो सही है। अच्छा जी, अब ठोस की अगर हम बात करें तो ठोस की बात करें तो इसमें जो कण है ठोस के, मान लो यही मार्कर है, इसके जो कण होंगे, यहां पर आप समझना, ये मार्कर है, इसके जो कण होंगे वो बहुत ही पास होते हैं। क्या होते हैं भाई, बहुत ही पास होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर ठोस के कण जो है पास होंगे, पास क्यों होंगे, क्योंकि इनमें आकर्षण फोर्स होगा। क्या होगा, आकर्षण फोर्स ज्यादा जब होता है तो चीजें क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। ये आप ह्यूमन लाइफ में भी दे सकते हो भाई, जहां पर आकर्षण होता है चीजें पास आ जाती, खिंच जाती हैं, एक दूसरे की तरफ खिंचती चली जाती। अगर अब एक दूसरे के पास जो चीजें आएंगी तो उनमें रिक्त स्थान क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। मतलब ठोस की अगर हम बात करें तो पहला चीज क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसका आकार और आयतन निश्चित, ठीक बात है। दूसरी बात क्या है कि इसके कणों में आकर्षण बल ज्यादा होते हैं, इसलिए चीजें, इसके अणु क्या होते हैं, पास होते हैं। दूसरी चीज, अगर अणु पास होंगे तो इनके बीच रिक्त स्थान क्या हो जाएगा, बहुत ही कम, लेस हो जाएगा। जी हाँ। अब इसके जो ठोस होता है उसके अणु सुव्यवस्थित होते हैं, मतलब लीनियर फेज में लगे होते हैं, 1 by 1 के फेज में लगे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बात करो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि बताइए गंधक, सल्फर, ये क्या है, ठोस है कि द्रव है कि लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हो नहीं जी क्या है, ये सॉलिड है, गंधक आपका सॉलिड है भाई, ठोस है। बर्फ की बात करो
वो भी क्या है, सॉलिड है। मोम क्या है, वो भी सॉलिड है। लोहा क्या है, वो भी सॉलिड है। अगर अब इन सबको छोड़ा जाए, दूसरे पे पहुंचा जाए लिक्विड, तो हमने बता दी पहली प्रॉपर्टी में आयतन निश्चित लेकिन आकार कोई निश्चित नहीं है। दूसरी चीज भाई, इनमें जो लिक्विड होते हैं उनमें कणों के बीच थोड़ा सा गैप होता है, रिक्त स्थान ठोस से ज्यादा होता है, इसलिए जल्दी से फैल जाते हैं। अब फैलते क्यों हैं, क्योंकि इनमें आकर्षण बल कम हो जाता है। भाई जहां पर आकर्षण बल कम होगा वहां पर चीजें क्या होगी, दूर होती नजर आएंगी आपको। आप अपने चारों तरफ देख सकते हो, जहां पर आकर्षण फोर्स कम हो गया वहां पर चीजें बिखर गई, दूर हो गई। इसका मतलब क्या है कि भाई द्रव में जो आकर्षण फोर्स था वो ठोस से क्या है, कम है। वो ठोस से भाई क्या है, कम हो गया। अब आकर्षण बल कम हो गया तो आप देखोगे जब आकर्षण बल कम हो जाता है तो चीजें दूर हो जाती। इसका मतलब लिक्विड में रिक्त स्थान क्या हो जाएंगे, ज्यादा पाए जाएंगे, मतलब इसके अणु थोड़े दूर हो जाएंगे। भाई बोलो सही है ना इतनी बात, भाई दूर हो जाएंगे मतलब ये फैलेगा थोड़ा। अच्छा जी, अब इसमें अगर दूर हो जाएंगे, इसमें क्या है कि अणु जो होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं लेकिन थोड़े से ठोस से कम व्यवस्थित हो रहे, इसीलिए तो फैल रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आता है कि आप बताइए द्रव का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई बताइए पारा, मरकरी कैसा है, द्रव है। एक और चीजें हैं भाई, एक ही चीजें और लिख देता हूं, ब्रोमीन Br2, ब्रोमीन यहां पर हिंदी में लिख देते हैं ब्रोमीन। ये भी क्या पूछा जाता है, ब्रोमीन भी कैसा है, लिक्विड है। तो दो एग्जांपल आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, पारा और ब्रोमीन। साथ ही साथ आप ये भी याद कर सकते हो, जल, दूध, शहद, ये सब क्या हैं, ये भी लिक्विड हैं। अच्छा जी, अब तीसरे पे पहुंचते हैं, गैस क्या है, इन सबसे अलग होता है इसका नियम कानून। सबसे पहले गैस के बारे में अगर पूछे इससे तो ये बताता है दोनों ही अनिश्चित, मतलब ना तो आकार और ना ही आयतन इसके निश्चित है। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे आप कोई सेंट की बॉटल एक रूम के कॉर्नर से खोलो तो कुछ समय बाद आप महसूस करोगे कि पूरे कमरे में उसकी महक, उसकी स्मेल फैल गई। इसका मतलब क्या हुआ, फैलने का सीधा सा मतलब ये होता है भाई कि इसमें आकर्षण बल क्या है, सबसे कम है ना, तभी तो चीजें फैल गई। अगर आकर्षण बल सबसे कम हो गया तो रिक्त स्थान सबसे ज्यादा, और जब रिक्त स्थान तो चीजें जल्दी से फैल जाएंगी। बोलो, मतलब आकर्षण बल सबसे कम तो चीजें दूर हो जाएंगी, इसका मतलब रिक्त स्थान सबसे ज्यादा हो जाएगा। सही है, समझ रहे हो, समझना ही चाहिए। अब क्या है, अब क्या बताता है कि इसके जो अणु होते हैं भाई, गैस के अणु लीनियर नहीं लगे होते, मतलब समान नहीं होते, इधर उधर बिखरे रहते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, इसलिए इसके अणु जो हैं वो व्यवस्थित नहीं होते। इसलिए हमने यहां पर लिखा जो भी गैस के अणु हैं वो कैसे हैं, अव्यवस्थित रहते हैं। जी हां, अब इसके कुछ एग्जाम्पल है आपके पास। आप ऑक्सीजन लेते हो, नाइट्रोजन आप देखते हो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, एयर है, ये सब कैसी है, गैस की ही अवस्थाएं होती हैं। ठीक, अच्छा, अब हम बात करेंगे जो भी है, बात इसको हटाते हैं, जिसको लिखना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या जिसको राइट डाउन करना वो राइट डाउन करे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो हम हट जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप आराम से लीजिए और इसको घर पे एक नोट बनाइए, उसमें लिखते रहिए, ठीक है। चीजें दूसरी चालू होने जा रही हैं, तो सबसे पहले हम मैटर को और थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं और समझते हैं। तो हम यहाँ से हटाते हैं, आपने आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो सबसे पहले मैटर को और थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं, समझते हैं क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैटर की, पदार्थ की बात करें, जी हाँ, तो ये दो भागों में इसको हम बांट देते हैं पढ़ने सुविधा अनुसार। अरे पढ़ने के लिए सुविधा अनुसार आप भी बांट सकते हो। सबसे पहले चीज क्या हो जाती है, प्योर सब्सटेंसेस, शुद्ध द्रव्य या शुद्ध पदार्थ,
उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्योर सब्सटेंस, या हम इसके कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ या द्रव्य। इधर क्या लिख सकते हो आप, मिक्सचर। क्या हो सकता है, मिक्सचर, मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं मिश्रण। कितना अच्छा नाम, पूरी बातें ये समझा जाता है, मिश्रण। अच्छा, शुद्ध मतलब पदार्थ को अगर समझना है तो इसको हम दो भागों में आसानी से बांट लेते हैं पढ़ने के सुविधा अनुसार, ये शुद्ध पदार्थ और एक हो जाता है मिश्रण। सबसे पहला मिश्रण के बारे में अगर हम पढ़ें तो मिश्रण का मतलब सीधा सा होता है दो चीजों का मिलना। दो चीजों को आपस में मिला दो तो वो चीजें क्या हो जाती है, मिश्रित हो जाती है, मतलब मिश्रण कहलाता है। भाई ये भी दो टाइप के हो जाते हैं। अब आप दो टाइप के हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक कहलाता है होमोजीनस मिक्सचर्स, हिंदी में इसे बोलते हैं समांग मिश्रण। अच्छा जी, इसको क्या बोलते हैं दूसरे वाले को, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। ओके, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर को मतलब क्या बोल देंगे, बिस्मंग। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही होगी ना सबको। तो इसको क्या बोल देंगे, बिस्मांगी मिश्रण, और इसको क्या बोलेंगे, समांग मिश्रण। आप समझते हैं समांग मिश्रण क्या है, बिस्मांग मिश्रण क्या है। व्हाट इज द या डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो अगर हम बात करें इसके होमोजीनस मिक्सचर की तो चुपचाप अपने घर पे रहो और समझ जाओ क्या है होमोजीनस मिक्सचर के बारे में। सीधी सी बात पूछी जाती है होमोजीनस मिक्सचर के बारे में। अगर साधारणतः बात करा जाए तो होमोजीनस मिक्सचर मतलब समांग मिश्रण वो होंगे जो द्रव तथा ठोस से मिलकर बने होंगे। हमने क्या बताया, लिक्विड एंड सॉलिड का जो भी मिक्सचर होगा वो आपका होमोजीनस मिक्सचर होगा। जैसे आप चुपचाप फूफा जी आते हैं तो आप क्या करते हो कि भाई शरबत बनाते हो, तो होमोजीनस मिक्सचर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एक गिलास पानी और सीधा सा चीनी डाला, मन किया स्वादानुसार नींबू, जो भी आपको समझ में आए। तो आपने क्या किया, लिक्विड लिया और सॉलिड लिया। लिक्विड क्या हो गया, वाटर, और ठोस क्या हो गया भाई, चीनी। तो आपने जब मिलाया तो आपको चीजें क्या समझ में आई कि जब एक गिलास पानी एक गिलास शरबत तैयार हुआ तो आपने देखा कि अगर फूफा जी को ऊपर से दिया जाए शरबत पीने को या नीचे से दिया जाए तो दोनों की मिठास क्या होती है, सेम होती है। मतलब समांगी मिश्रण में जो मिश्रण मिलेगा आपको उसका रासायनिक संगठन समान होगा। मतलब चाहे ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो, दोनों का रासायनिक संगठन कैसा है, समान है, मतलब समान मिठास के होंगे। सही है। तो आपने ये समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ाई करी। भाई होमोजेनस मिक्सचर क्या है, इसका सीधा सा एग्जांपल अगर हम लें तो आप लिख सकते हो, यहां पर हम लिख देते हैं समांगी होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल। आप लिख सकते हो एग्जांपल इसका है चीनी प्लस H2O मतलब वाटर भैया, और मन न करे NaCl साधारण नमक और वाटर ले लो, ये भी क्या बनाएगा, होमोजेनस मिक्सचर, समांग मिश्रण के बारे में आपको बात बताएगा। ठीक बात। अच्छा, अब हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में बात करें, विषमांगी मिश्रण क्या है। तो विषमांगी मिश्रण वो होते हैं, सबसे पहली चीज इनमें रासायनिक संगठन समान नहीं होता है। इसमें आपने पढ़ा कि इसका रासायनिक संगठन क्या है, भाई समान है, लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर में रासायनिक संगठन समान नहीं होंगे। इस बात को आप लिख सकते हो कहीं पर कि रासायनिक संगठन समान नहीं होते, रासायनिक संगठन समान नहीं होते हैं।
इसका एग्जाम्पल अगर हम इसके बिस्मांगी मिश्रण के बारे में बात करें तो आप समझ सकते हो कि ठोस प्लस ठोस, दिख रहा होगा आपको, ठोस प्लस ठोस, ये जो होता है ठोस प्लस ठोस जो चीजें मिलाई जाती हैं वो बिस्मांगी मिश्रण का, ये भी आप घर बैठे आप सीख सकते हो भाई। बिस्मांगी मिश्रण को समझना घर बैठो, समांगी मिश्रण को समझना तो भी घर बैठो भाई। बिस्मांगी मिश्रण को अगर समझना है तो खुशी से आप मम्मी वाला जहां ड्रम रखा होता दाल वाला, उसी में ले जाओ, कंकड़ पत्थर डालो और मिलाओ हाथ से, तभी तो बोला जाता है दाल में कुछ काला नहीं, वो तो मजाक कर रहे हैं, तभी आपको मिलेगा बिस्मांगी मिश्रण। क्या मिल जाएगा भाई? ठोस है, दाल भी क्या है? पल्स, ठोस, और जो कंकड़ पत्थर आपने डाला वो भी क्या है? ठोस। तो वो आपको क्या बना देगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर, मतलब बिस्मांगी मिश्रण। इतनी बात सर, सरल था, समझ गए होगे आप लोग, समझ गए? जी हाँ। अच्छा जी, इसको आपको लिखो, समझो। अब इस पर हम आते हैं, इस पर कौन बचा भाई? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को अगर आपको समझना है भाई तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में हम लोग बांट देते हैं। पहली तत्व, दूसरा क्या होता है? यौगिक। तत्व को क्या बोलते हो? एलिमेंट, और यौगिक के क्या बोल देते हो भाई? कंपाउंड। क्या बोलते हो? कंपाउंड। तो अगर हम दो भागों में इसको बांटें तो हम समझते हैं, इसको बोल देते हैं तत्व, एलिमेंट्स, और इसको बोल देते हैं यौगिक। सही बात है ना भाई? पढ़ते रहो, समझते रहो, दुखी मत हो। क्या है? तत्व, और दूसरा क्या है? कंपाउंड। अब आपको पता होगा, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, आवर्त सारणी पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा कि जो भी तत्व खोजे गए वो 118, क्या है? 118। 92 जो है वो प्राकृतिक हैं, 92 प्राकृतिक हैं, और 33 लगभग 33 आपके शरीर को बनाने में मददगार होते हैं। मतलब 33 एलिमेंट, 33 जो तत्व होते हैं, 33 तत्व जो है एलिमेंट है वो आपके शरीर को बनाते हैं। 118 तत्व में से 93 जो तत्व हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक। अच्छा, तत्व क्या है भाई? व्हाट इज द एलिमेंट? एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं भाई, ये प्योर है, इसका मतलब प्योर सब्सटेंस, इसका मतलब एलिमेंट भी प्योर होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? अगर प्योर है तो इसके एटम, मतलब एलिमेंट में जो भी एटम पाए जाएंगे, इसके जो एटम होंगे, एटम को हिंदी में बोलते हैं भाई परमाणु। बोलो हाँ कि ना? जो भी परमाणु होंगे वो समान होंगे, सेम होंगे। मतलब परमाणु, एटम क्या है? सेम है। मतलब हमने एलिमेंट के बारे में बात करी है, हमने बताया कि तत्व जो है, एलिमेंट जो है, उनमें एटम क्या है भाई? सेम है। अगर हम बात करें जैसे कार्बन की, तो कार्बन का जो एटम होगा, कार्बन अगर कहीं आपको मिलता कोल, तो कोल जो है कोयला, उसमें कार्बन जो होगा उसमें केवल कार्बन के ही एटम पाए जाएंगे, कार्बन के परमाणु आपको मिलेंगे। ठीक बात है। फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, जो भी हो है एलिमेंट है, वो उसमें जो भी तत्व है उसमें जो एटम होंगे वो उसी के ही एटम होंगे। कार्बन का है तो कार्बन के ही एटम मिलेंगे, फास्फोरस है तो फास्फोरस के ही एटम मिलेंगे, सल्फर है सल्फर के ही एटम आपको मिलेंगे। लेकिन हमारा बेचारा कंपाउंड, ये चिल्लाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, ये कहता है कि कंपाउंड आपका जो है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ये बोलता है भाई यौगिक, कंपाउंड। कहता जी हाँ, कहता है कि कंपाउंड जो है, हम जो हैं कंपाउंड, हम कई सारे तत्व से मिलकर बन सकते हैं भाई। तो हम अगर डिफिनेशन कहें कि कंपाउंड की डिफिनेशन, यौगिक की डिफिनेशन बताइए सर जी, तो हम आपसे एक ही बात बोलेंगे कि ऐसे यौगिक जो तमाम सारे 1 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? यौगिक बोल सकते हैं। ठीक है, बोलो इतनी बात। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं एटम वाले में, एलिमेंट वाले में, तो एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, नाइट्रोजन का एटम। बोलो भाई 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन का एटम, दूसरा भी नाइट्रोजन का एटम। बोलो अगर हम फास्फोरस की बात करें तो P4 में लिखा जाता है, नहीं कि P लिख दो, नहीं P4। सल्फर की बात करें तो S8 में लिखा जाता है भैया,
बोलो सही है। अब हम कंपाउंड के बारे में बात करें तो कंपाउंड हम क्या बोला कि एक या दो से अधिक तत्वों को मिला दो तो हम बन जाएंगे यौगिक कंपाउंड। जैसे अब एक गिलास पानी पियो तो उसका फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला H2O। भाई ये बोलता है 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल आपका ऑक्सीजन का। बोलो हाँ जी सही है। अच्छा जी, दूसरी बात करें हम मेथेन की CH4 की, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक कार्बन है और दूसरा 4 क्या है, हाइड्रोजन के। तो आज आपने पढ़ाई करी द्रव तथा उसका वर्गीकरण, द्रव के बारे में आपने पढ़ाई कर ली, उसका वर्गीकरण आपने सीख लिया। तो आज इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।